अगला क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ, देखिए आपको क्या है ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या, अ क्लोज सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल। If the circuit carries a current I, what is the magnetic field at the center of the hexagon? एक करंट जो है ना I चल रहा है हेक्सागन के थ्रू, और उस हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सा मतलब सिक्स साइड वाला फिगर है और सभी साइड बराबर है, उसमें एक करंट I चल रहा है, हेक्सागन के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो एक मैं फिगर बनाता हूँ इसको, पहले फिगर बनाता हूँ रेगुलर हेक्सागन का। ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, 6 साइड का फिगर हो गया। और रेगुलर हेक्सागन का मतलब ऑल 6 साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ, सभी साइड जो है ना बराबर लेंथ के होंगे। तो इनका जो लेंथ है एल ले लेते हैं हम लोग, एल इसका लेंथ है। ठीक, इसका सेंटर है यहाँ पे ओ। इसमें अगर हम लोग ओ को सभी वर्टेक्स, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, एक करंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से यहाँ से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं। तो ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और टोटल 6 साइड से कितना होगा वो आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वन साइड में जितना करंट चला उससे ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 साइड है ना कितनी बास में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है ना, एट ओ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ओ को ए एंड बी से मिला देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है कि ये एक ट्रायंगल बना, और ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कितनी बात में आगे चले हम लोग, तो ये जो ओ को ए से बी से ज्वाइन करते ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल में साइड यहाँ पे एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है। एंगल कितने हैं इक्विलेटरल में, 60-60 हो जाएंगे। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना होगा, ये हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा ए ले लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। ठीक है, ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर लिया ना ये, और ये 60 डिग्री का था क्योंकि इक्विलेटरल था। जब ये 90 और 60 150 हो जाएगा, तो ये जो एंगल बचेगा वो 30 डिग्री का बचेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और ये जो है φ1 और ये जो है φ2 की तरह बिहेव करेगा। कितनी बात में आगे चले पीछे चले। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू लाइन ए बी, ये निकालते सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड एट O due to length AB of side of hexagon। हेक्सागन का ये एक साइड है, उससे कितना बनेगा। तो जनरल जो फॉर्मूला हमारा ये है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। कितनी बात समझ में आई। ये जनरल फॉर्मूला हमारा डेफिनेट लेंथ के लिए होता है, फॉर डेफिनेट लेंथ। ये भी डेफिनेट लेंथ है तो इससे हम लोगों ने लिख दिया। लेकिन φ1 φ2 कितना है, 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है और 30 डिग्री इधर से भी आ रहा है। ये A से यहाँ पे O पे 30 डिग्री का बन रहा है, और B से जो है वो भी O पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारा एक डेफिनेट लेंथ से आ गया।
अब हम चाहते हैं कि टोटल 6 से कितना होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन वो निकालने जा रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या दे रखा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को 20 दिखाते हैं और ये 6b1 के बराबर हो जाएगा। ये हमने b1 से दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, ये b1 से दिखाया था, लेकिन सबसे इतना ही बनेगा सेंटर पे, तो हम लोगों ने 6b1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ऐसे इक्विलेटरल टंग में भी आउटवर्ड था, स्क्वायर में भी आउटवर्ड था, जब एंटी क्लॉकवाइज, जब भी कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो 6b1 हो गया ये मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू रेगुलर हेक्सागन 6b1। b1 का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, 6 तो 6 है और b1 का वैल्यू है μ0/4 पाई I अपॉन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है साइन फाई का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं, और ये भी साइन फाई 2 का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो याद ही होगा, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू था 1/2, याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर जहाँ तहाँ उसका यूज़ आता रहता है। बार बार रुस्वा होने से अच्छा है एक बार याद कर लिया जाए। कितनी बात समझ में आई, देखिए इनके चेहरे के मुस्कुराहट, ये समझ रहे हैं कि हमने कितने इज्जत लुटाने के बाद आज याद आया है, अब याद आया है, क्योंकि बार बार ये बताते नहीं थे तो हम ऐसे ही बोलते रहते थे, ठीक है ना। हमें तो राइट है ना, मास्टर साहब हो तो मैं तो कुछ बच्चों को बोल सकता हूँ ना, उनको सुधारने के लिए। अब ये सुधर गए तो इन्हें याद है, आप लोग को याद नहीं है, सोच में पड़ जा रहे हैं। तो आप लोग भी बार बार रुस्वा होने से अच्छा है एक बार याद कर लीजिए। ओके, आगे चले हम लोग। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसका भी 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1 हो जाएगा। आधा ये और आधा वो, दोनों आधे आधे मिलके 1 हो गए, तो ये इसका टोटल वैल्यू जो है ना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा μ0/4 पाई I अपॉन ए, और ये वैल्यू 1 आ गया हमारा, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इसमें एक वैल्यू a है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है ये लेंथ के टर्म में दिखाना हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो था ये तो टोटल लेंथ l था, तो यहाँ से l/2 हो जाएगा, इधर भी l/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके अभी मैं छोड़ रहा हूँ और फिर a को रिप्लेस दूंगा मैं, ठीक। अब अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं तो ये एंगल कितने का था, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल 60 डिग्री का था हमारा। तो अगर ये लेते हैं ये ट्रायंगल OLA, ये तो L नहीं बल्कि यहाँ पे M ले लेते हैं, इस अल्फ़ाबेट को देते M। तो इन राइट ट्रायंगल OMA ऐसे ले लिया, इसमें OM परपेंडिकुलर है, AM बेस है। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि टेकिंग कौन सा एंगल ले रहे हैं, 60 डिग्री, क्योंकि ये जब एंगल लेंगे 60 डिग्री तभी ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। अगर ये लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। तो हम लोग 60 डिग्री को लेकर कर रहे हैं, हम लोग टेकिंग 60 डिग्री लिख दिया। तो OM अपॉन AM tan 60 डिग्री, ये इसको लिया हम लोगों ने। OM की जगह पे लिखेंगे A और AM की जगह पे लिखेंगे L/2। tan 60 का वैल्यू होता है √3। गुड, खदीजा याद है तुम्हें? आगे आगे चलते हैं। ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2A अपॉन L इज इक्वल टू √3, और A का वैल्यू क्या होगा, L यहाँ चला जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू √3 अपॉन 2L हो जाएगा। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, √3 के नीचे गया, तो A का जो वैल्यू आया हमारा, ठीक है ना, A का वैल्यू √3/2 इंटू L अपॉन L आ गया, सॉरी √3 अपॉन 2 इंटू L आ गया A का वैल्यू। अब A का वैल्यू हम लोग वहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इनको मैं मिटा देता हूँ, मिटा के इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। आगे चले हम लोग।
इसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा के कंप्लीट करता हूँ। ए का जो वैल्यू है इस इक्वेशन टोटल मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ए का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है √3/2 इंटू एल निकाला हम लोगों ने। ठीक है, ये जो √3/2 है ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2/√3 आई अपॉन एल कर सकते हैं इसको उलट के, 2/√3 को करीब ला लेते हैं इसके, तो b इज इक्वल टू 6 इंटू 2/√3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग इसको √3 को नीचे से हटा दे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 2/√3, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल। ये जो 3 है इसको 2 दफ़ा √3 लिख सकते हैं हम लोग, और एक बार √3 को काट देते हैं, तो क्या 2 टू जा 4, ये हमें मिलेगा 4√3 ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल। ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे, पूरे हेक्सागन के सेंटर पे 6 साइड से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा 4√3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल, एल लेंथ ऑफ द हेक्सागन साइड है ये। कितनी बात सुन में आई? तो ये फॉर्मूला तो ऐसे ही आ रहा है, और ये 4√3 इसके सामने आ गया। जिस तरह से अभी हम लोगों ने स्क्वायर में किया था तो कितना आया था 8√2, और जिस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था तो 18, बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल सब में आ रहा था। ठीक है ना, तो ये एक साथ जैसे ये समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लिए, नोट करने के बाद इसको एक फिगर बना के एक जगह तीनों को लिख लीजिएगा, वो हमेशा याद रहेगा। ये तो मैंने करके दिखाया है, ये हमने ड्राइव करके निकाल के दिखाया कि इक्विलेटरल में हो या स्क्वायर में हो या हेक्सागन में हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है ये करके दिखाया। इसे आप लोग नोट कर लिए, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे।